गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सेकंड लेसन और सेकंड ही लेक्चर करने जा रहे हैं। सेकंड लेसन है भारत का भौतिक विभाजन। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेसन में किया था भारत का आकार एवं उसकी स्थिति। आज हम कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन कि भारत देश है उसको भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट्स, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है, इनकी समय समय के जो नए नए भूगर्भिक काल हैं उनके दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। समय समय पर जो इसका उच्चावच है वो भी प्रभावित होता रहे। स्टूडेंट्स, उच्चावच क्या होता है? जैसे कि भूभाग का ऊंचा या नीचा होना, जैसे कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, एक जैसा धरातल नहीं है, तो उसे हम उच्चावच कहेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, यानी कि भारत में बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे आप किसी भी रूप से देखें। जैसे अगर हम तापमान के रूप में देखते हैं तो भी भिन्नता है। राजस्थान में तापमान अधिक है, जबकि हम उसमें जम्मू कश्मीर में देखें तो टेम्परेचर कम मिलेगा। इसी तरह से अगर हम वर्षा के रूप में देखते हैं तो भी भिन्नता है। जैसे चेरापूंजी मौसिनराम है, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में जैसलमेर है उसमें 10 सेंटीमीटर से कम तक वार्षिक वर्षा है वो हो पाती है। इसी तरह से वनस्पति के रूप में देखें तो भी भिन्नताएं हैं। पूर्वी जो भारत है उसमें वनस्पति अत्यधिक है, जबकि राजस्थान है उसमें कम वनस्पति पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम मृदा के रूप में देखें तो भी भिन्नता को दर्शाती है। कहीं जलोढ़ मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल है, इसी तरह से। अतः भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है कि भारत है उसको हमने निम्नलिखित वर्गों में बांटा है, उसकी भौगोलिक आकृतियों को। स्टूडेंट्स देखिए, भारत को भौतिक रूप से हमने 6 भागों में बांटा है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो ये उत्तर से इसमें जम्मू कश्मीर से लेके और इधर अरुणाचल प्रदेश तक एक चाप के रूप में फैली हुई है। इधर म्यांमार तक भी इसकी जो पहाड़ियाँ, जिन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, वो फैली हुई हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान, थर्ड है भारतीय मरुस्थल, फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनकी 2 घाट हैं। उसके बाद है द्वीप समूह, उसके बाद है तटीय मैदान। 2 मैदान हैं, इधर ये पूर्वी तटीय मैदान और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए हम इनका वर्णन देख रहे हैं। सबसे पहले है हिमालय पर्वत, जो पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह भारत की उत्तर सीमा पर एक वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत एक वलित का मतलब है कि यहाँ पे पहले टेथिस नाम का एक सागर था। ऐसा माना जाता है कि उसमें अवसाद पड़ने से उसमें क्या हो गया, वलन पड़ गया। वलन का मतलब है मुड़ जाना। जो टेथिस नाम का इस तरह से जो सागर था उसमें वलन पड़ने से इसकी स्थिति क्या हो गई, ऐसी हो गई, वलित हो गया ये। तो टेथिस नाम के सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। स्टूडेंट से एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला क्या होता है? पर्वतों का क्रम के रूप में, एक माला के रूप में स्थापित होना, या पर्वतों का समूह। कि इसके जो पर्वत हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्रम में एक माला के रूप में स्थापित हैं। ये एक से अधिक पर्वतों का जो समूह है। यह पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक चाप के रूप में फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये पूरे संसार, इसकी जैसे माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला की। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ है कश्मीर में जो इसकी जो ये चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर तक है। एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, जो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ये 150 किलोमीटर तक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि इधर विविधताएं हैं वो ज्यादा हैं, घाटियां वगैरह, ये पश्चिमी भाग इस साइड के भाग की अपेक्षा। हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके भी आगे चलकर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है भारी हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ। स्टूडेंट्स देखिए,
जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये भी 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले जो है महान हिमालय, जो ये वाला भाग है, ये वाली पट्टी है उत्तर की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर ये वाली, ये महान हिमालय में आती है, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। फिर मध्य हिमालय जो बीच वाला भाग है इसके साथ साथ एक पट्टी के रूप में, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और जो ये नीचे वाला भाग है ये वाला, ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ या बाहरी हिमालय। अब सबसे पहले देखिए महान हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय कहते हैं। इसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर हैं कि उत्तरी भाग में स्थित इसको महान हिमालय कहते हैं, जो इसमें सबसे उत्तर में है। जो ये वाला है महान हिमालय, इसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और उसमें पाई जाने वाली जो चोटियां हैं उन सबकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ इनकी हिम नदी, बर्फ की नदियाँ, जो ये बर्फ से ढकी रहती हैं ये सारी पहाड़ियाँ, और इनसे ही जो ग्लेशियर है वो निकलता है। इस हिमालय की मुख्य चोटियों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। जो यहाँ इस हिमालय में जो चोटियाँ पाई जाती हैं उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में 8850 मीटर है। इसके अलावा जो और चोटियां पाई जाती हैं इसमें देखिए इधर, फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ये है स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है जो। उसके बाद है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद है कंचनजंगा भारत में 8598। कंचनजंगा है भारत में सिक्किम में। ये स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे कहें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो तो है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हम ऐसे कहें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगा कंचनजंगा, क्योंकि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ना कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसमें है, नेपाल में। उसके बाद थर्ड है मैकालू। मैकालू जो नेपाल में ही है, 8481 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये है मैकालू। उसके बाद है धौलगिरी जो नेपाल में है, ऊंचाई है 8172 मीटर, ये है धौलगिरी। उसके बाद है नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, ये है। उसके बाद है अन्नपूर्णा नेपाल में 8078। उसके बाद है कामेट भारत में, नहीं अन्नपूर्णा के बाद है नंदा देवी भारत में 7817 मीटर, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है इधर। उसके बाद है नामचा बरवा, ये भी भारत में ही है, 7756 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। गुरला मंदाता जो नेपाल में ही है, 7728 मीटर। ये तो है महान हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय सेकंड, कि यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री कौन सा, महान हिमालय उसके दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। कि मध्य हिमालय में जो चोटियां पाई जाती हैं वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी इस हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कि मध्य हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, पीर पंजाल। महाभारत और धौलाधार भी यहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद है शिवालिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में स्थित है। कि जो शिवालिक हिमालय है इसमें पाई जाने वाली जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, कम से कम 900, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 मीटर। फिर है सेकंड पॉइंट, उत्तरी भारत का मैदान। जो उत्तरी भारत का मैदान देखिए, ये है उत्तरी भारत का मैदान। इधर उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा, कुछ पंजाब, इधर ये बिहार, यहाँ तक
ये उत्तरी भारत का मैदान है, गंगा का मैदान भी जिसको हम कहते हैं। ये इस तरह से उत्तरी भारत का मैदान। सेकंड पॉइंट जो हम कर रहे हैं, उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान 3 नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु से मिलकर बना हुआ है। कि जो ये मैदान है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से मिलकर बना हुआ है। नदियां अपने साथ जो भी अवसाद बहा के लेके आती हैं वो यहाँ जमा कर देती हैं। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो ये एरिया है इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, इसकी जो ये लंबाई है 2400 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है 220 से इधर 320, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। कारण क्योंकि जो यहाँ नदियाँ हैं अपने अवसाद को बिछाती हैं, तो इसकी वजह से उपजाऊ मिट्टी है, इनकी समृद्ध मृदा है, वर्षा है वो भी पर्याप्त है, मानसूनी वर्षा होती है, जलवायु है वो भी अनुकूल है, मैदानी क्षेत्र है, इसकी वजह से इस पर कृषि, उद्योग, पशुपालन किसी भी तरह का क्रियाकलाप किया जा सकता है। परिवहन की सुविधा है वो भी यहाँ है। इनके कौन कौन से कारण थे? समृद्ध मृदा का होना, पर्याप्त वर्षा का होना, अनुकूल जलवायु का होना, परिवहन की सुविधा होना, मैदानी क्षेत्र होना, कृषि के लिए उपयुक्त होना, पशुपालन के लिए उपयुक्त होना। तो ये सारी वो विशेषताएं हैं जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है। फिर उत्तरी भारत का जो मैदान है इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहली जो ये पट्टी है, ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनके साथ साथ जो सबसे पहली पट्टी है 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है ये, इसे कहते हैं भाबर। भाबर देखिए फर्स्ट पॉइंट है भाबर कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में कंकड़ और पत्थरों को बिछा देती हैं। इस पथरीले मैदान को हम भाबर कहते हैं। कि शिवालिक की पहाड़ियों से इधर नदियां जो निकलती हैं तो अपने साथ जो अवसाद बहा के लेके आती हैं उसमें जो बजरीला जो कंकड़ और पत्थर हैं उनको इस भाग में बिछा देती हैं इधर। और इस तरह से 8 से 16 किलोमीटर जो पथरीले जो अवसाद है उसकी जो ये परत है इसको भाबर कहते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है तराई। इसके साथ साथ ही एक और पट्टी है भाबर से नीचे, भाबर के दक्षिण की ओर, ये वाला तराई। कि जब भाबर की लुप्त नदियां तराई में प्रकट होती हैं तो यह एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जिसे तराई कहती हैं। कि भाबर में जो नदियां लुप्त थी वो फिर बाद में कहाँ प्रकट होती हैं? तराई क्षेत्र में। तो इस भाग में नदियां अपने जल को बिछाती हैं तो ये एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। जो तराई है उसमें वंश स्वादिक पाए जाते हैं, जीव जंतु है वो भी पाए जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त ये भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दलदली क्षेत्र है। उसके बाद है तीसरा भाग बांगर। इसी के साथ साथ बांगर। फ्रेंड्स तीसरा है बांगर। उत्तरी भारत का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है जिसे हम बांगर कहते हैं। कि ये पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है बांगर। पुराने जलोढ़ का मतलब यानी कि प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ नहीं आती है। 2 साल 3 साल 4 साल जब भी यहाँ बाढ़ आती है नदियाँ अपने अवसाद को बिछा देती हैं। बाढ़ के द्वारा अवसाद बिछ जाता है जो काफ़ी उपजाऊ है, इसे बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान बांगर। ये कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि की जा सकती है, मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन पुराना जलोढ़ है। उसके नीचे जो लास्ट है ये खादर। ये नए जलोढ़ से निर्मित मैदान है, यानी कि ये वो भाग है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। यानी कि हर साल इस क्षेत्र में नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, नए अवसाद बिछ जाते हैं और यह भी काफ़ी उपजाऊ है और कृषि के लिए उपयुक्त है। स्टूडेंट्स बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित है, खादर है वो नए जलोढ़ से निर्मित है। बांगर और खादर दोनों ही कृषि के लिए उपयुक्त हैं। एक बार फिर देखिए उत्तरी भारत के मैदान के 4 भाग। पहला भाबर जो कंकरीली एक चौड़ी पट्टी है, फिर तराई जो दलदली क्षेत्र है, फिर बांगर जो पुराने जलोढ़ से निर्मित है और फिर है खादर जो
नेज लोड से निर्मित है। उसके बाद आगे है थर्ड पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार। जो ये वाला भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है। इधर प्रायद्वीपीय पठार। स्टूडेंट्स, ये एक पठारी क्षेत्र है, यानी कि पर्वतों से तो नीचा है और मैदानों से ऊंचा है। प्रायद्वीपीय हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये भाग है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, कि वो भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर है वो हिंद महासागर है। तो पठारी क्षेत्र और तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। दक्षिण का पठार भी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा में है। प्रायद्वीपीय पठार देखिए, यह मेज की आकृति वाला एक पठार है, इनकी मेज के समान समतल है पठार, जो पुरानी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ चौड़ी व छिछली घाटियां हैं। इस पठार के दो भाग हैं। इस भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां, छिछली का मतलब कम गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इस भाग के दो भाग हैं। फर्स्ट है मध्य उच्च भूमि। जो ये वाला भाग है ऊपर वाला, ये मध्य उच्च भूमि में शामिल है। इधर जैसे मालवा का पठार है, बघेलखंड बुंदेलखंड का पठार है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो ये सारा मध्य उच्च भूमि में शामिल है। मालवा का पठार, बघेलखंड बुंदेलखंड का पठार, और इधर ये झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। इधर मेघालय में मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी इसको हम कहते हैं। तो सारा किस में शामिल है? मध्य उच्च भूमि में। फिर है दक्कन का पठार, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है और सबसे प्राचीन पठार भी है। ये इधर है दक्कन का पठार, ये फैला हुआ इधर, उसमें गुजरात महाराष्ट्र इधर ये दक्कन का पठार है, सबसे प्राचीन पठार। यह पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जो दक्कन का पठार है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का प्राचीनतम पठार है। यहाँ काली मिट्टी होने की वजह से जो कपास की खेती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक कपास की खेती होती है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी अत्यधिक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा घाट। दो घाट हैं स्टूडेंट्स, एक है पश्चिमी घाट, जैसे ये वाला है, इधर हम देखेंगे पश्चिम तट के साथ साथ ये इधर ऐसे पश्चिमी घाट है। एक है पूर्वी घाट, जो इधर है पूर्व तट के साथ साथ फैला हुआ है पूर्वी घाट। जो पश्चिमी घाट, भारत के पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। जो ये पश्चिमी घाट है ये काफ़ी ऊंचा है, लगभग 900 मीटर के आसपास, और जो ये पूर्वी घाट है ये कम ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है वो कटा फटा नहीं है और जो ये पूर्वी घाट है ये कटा फटा है। क्यों? क्योंकि जब इधर से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने जल को बंगाल की खाड़ी में डालती हैं तो नदियों द्वारा इस पूर्वी घाट को काट दिया गया है, कटा फटा है जगह जगह से। फिर जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी, ये अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ियों की अनाईमुड़ी। सेकंड नंबर पे जो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी के बाद वो है दोदा बेटा, 2633 मीटर ऊंची है ये। फिर इधर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अनाईमुड़ी, दोदा बेटा और महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी है 1500 मीटर तक है। उसके बाद है, ये तो थे हमारे घाट। उसके बाद है द्वीप समूह, अगला पॉइंट द्वीप समूह। दो द्वीप समूह हैं, एक तो ये है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, और एक ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है। स्टूडेंट्स, जो लक्षद्वीप समूह है वो 32 द्वीपों से निर्मित है। ये जो छोटे छोटे हैं ये 32 द्वीप हैं, इनसे बना हुआ है, और इसको हम परवाल द्वीप भी बोलते हैं। ये परवाल से बना हुआ है। और ये है जो अंडमान निकोबार है, ये 572 द्वीपों से मिलके बना हुआ है। और जो अंडमान निकोबार है वो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। इसको ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। जो अंडमान निकोबार है
इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यानी कि उत्तर में जो ऊपर वाला भाग है इसको अंडमान, नीचे वाला भाग है इसको निकोबार। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 6th का पॉइंट, वो है तटीय मैदान। दो तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, जो पूर्वी घाट है इसके साथ साथ इधर जो ये मैदान है इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, पूर्व साइड में। और जो पश्चिमी घाट है इसके साथ साथ जो ये मैदान है इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहेंगे। स्टूडेंट्स, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें वर्षा अधिक होती है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो इस पश्चिमी घाट से टकरा के इधर ही वर्षा कर देती हैं और जो दूसरा क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने किया भारत का भौतिक विभाजन। आशा है कि आपको समझ आया होगा। आप इसमें से जो मेन क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जैसे ये पर्वत शिखर हैं इनकी ऊंचाई कितनी है, कौन सा पर्वत शिखर है वो किस देश में पाया जाता है, कितने तट हैं, कितने द्वीप हैं, फिर इसी तरह से उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इस पे नोट लिखिए, या इसको उत्तरी भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। इसी तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे इस तरह से चोटियां हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। भारत में कौन से दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप कौन से सागर में है, अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार है वो कितने द्वीपों से मिलके बना हुआ है, लक्षद्वीप है वो कितने द्वीपों से मिलके बना हुआ है। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन, ये आप करोगे, इनको कॉपी में नोट, और आपको ये लर्न भी करने हैं, इनकी कॉपी में भी नोट करने हैं और ये लर्न भी करने हैं। थैंक्स।